नाउ मैं क्या कह रहा हूं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ाया था। लास्ट क्लास में हमने कहा कि जो इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है 3 टाइप का होता है। एक होता है इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर में 2 बातें आती है, एक आती है स्किड, एक आता है एड्स। मैंने कहा स्किड के बारे में हम थोड़ा बायोटेक्नोलॉजी में डिटेल में चर्चा करेंगे जीन थेरेपी के साथ, और एड्स को इसी चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे। देन हमने कहा एक होता है एलर्जी। एलर्जी हमने पढ़ लिया, हाइपर सेंसिटिव रिस्पांस पढ़ लिया। और एक होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी के खिलाफ हमारा ही इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जबकि इन जनरल हमारे बॉडी के खिलाफ एक्टिवेट नहीं होना था, तो उसको तो प्रोटेक्ट करना था, लेकिन हमारे बॉडी के खिलाफ ही हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और हमारे ही बॉडी के ऑर्गन को हार्म कर जाता है। दिस इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो मतलब हमारे बॉडी का सेल्फ ऑर्गन, इसमें सेल्फ बॉडी पार्ट्स जो है डिस्ट्रॉय होगा। इम्यून मतलब इम्यून सिस्टम, हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के डिसऑर्डर के लिए जिम्मेवार है। ठीक है ना। अब आपके मन में एक सबसे बड़ा कारण आ रहा होगा, सर आखिर क्या काउज है इसका, इसका क्या काउज है कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। सुनो, मैं पहले ही बोल देता हूं, इटियोलॉजी इटियोलॉजी नॉट नॉन। इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है, मॉलिकुलर काउज जो होता है, मैं बार बार बात करता हूं, मॉलिकुलर लेवल पे काम हमेशा साइंटिस्ट का होता है, पैथोलॉजिकल लेवल पे काम डॉक्टर्स का होता है। और जब तक कोई भी चीज मॉलिकुलर लेवल पे पता नहीं चलेगी, तो पैथोलॉजिकल लेवल पे वो चीजों को ट्रीट नहीं किया जा सकता है। और ये ऑटो देखो, ट्रीटमेंट, एक्यूरेट ट्रीटमेंट जो है वो हम कब कर सकते हैं, जब मतलब ट्रीटमेंट नहीं बोलो, बोले ये बोलो कि डिजीज होने से हम बचा लें, वो तो हमें तब पता चले ना जब डिजीज होने का काउज पता चले। आज हमें एक बात सुनो, आज हमें पता है कि कोलेरा किससे होता है, तो हम उसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे, कोलेरा काउज होने वाले बैक्टीरिया के कांटेक्ट। आज हमें पता है किस चीज से क्या बीमारी हो सकता है, हम उसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे। तो हम पैथोलॉजिकल कंसेप्ट तो तब अप्लाई करते हैं ना जब हमें इटियोलॉजी पता। इटियोलॉजी मतलब मॉलिकुलर काउज। हमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का मॉलिकुलर काउज पता ही नहीं है, रियलिटी है। किसी भी साइंटिफिक कमिटी, किसी भी रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल, आप कहीं भी नहीं बता सकते कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का क्या काउज है, कहीं नहीं लिखा। हाँ ये सच बात है कि रिसर्च गोइंग ऑन है, रिसर्च गोइंग ऑन है, धीरे धीरे चीजें सामने आएगी क्या मॉलिकुलर काउज है। लेकिन फिर भी इसके 3 हाइपोथेटिकल रीजन बताए जाते हैं। 3, मैंने क्या बोला, हाइपोथेटिकल रीजन। देखो साइंटिफिक कम्युनिटी में क्या होता है ना, बहुत सारी बातें होती है। एक होता है हाइपोथेसिस, एक होता है थ्योरी, एक होता है प्रपोजल, एक होता है एक्सपेरिमेंट। तो जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स होता है, तो जो उससे जो रिसर्च रिपोर्ट बनता है, दैट इज द फाइनल रिपोर्ट, ये सब रिसर्च का पार्ट होता है। हाइपोथेसिस इज जस्ट, हाँ ऐसा लगता है। रिसर्च का सबसे पहला स्टेप ही होता है हाइपोथेसिस, उससे पहले होता है रिसर्च प्रॉब्लम फाइंडिंग। सबसे पहले आप प्रॉब्लम ढूंढिए कि प्रॉब्लम क्या है, किस पे काम करना है, उसके बाद आप हाइपोथेसिस दीजिए। लेकिन हाइपोथेसिस से आगे आपका हम तब बढ़ा पाएंगे जब आपको उसका कुछ मॉलिक्यूलर कंसेप्ट पता हो। कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, इसलिए हाइपोथेसिस तक ही लटका हुआ है मामला। तो क्या, चलो ठीक है, हम हाइपोथेसिस को मानते हैं, बाकी ये हाइपोथेसिस सही है गलत है, ये जब तक रिसर्च रिपोर्ट नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है सही, हो सकता है गलत हो। चलो ठीक है, 3 हाइपोथेसिस सोचते हैं, आपके लेवल पे पूछा जा सकता है, नीट लेवल पे, कि आप ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के क्या 3 हाइपोथेसिस बताएंगे। तो 3 हाइपोथेसिस में एक पहला हाइपोथेसिस है, एक बात याद करो, मैंने बोला था कि जो इम्यून सिस्टम में एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की एक खासियत है, ये सेल्फ और नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज करता है, याद है ना, एक खासियत है इसमें। मेमोरी एक अलग चीज है कि कोई भी नॉन सेल्फ पैथोजन अटैक किया, मेमोरी रख लेते हैं, लेकिन सेल्फ नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज करना ये किसकी एबिलिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, जो वर्टिब्रेट्स में होती है और ह्यूमन में भी होती है, वर्टिब्रेट का पार्ट है। तो कई साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं, ये रिसर्च आउटपुट नहीं है, मानते हैं ऐसा कि जो है शायद वही जो सेल्फ और नॉन सेल्फ वाली जो प्रॉपर्टी है, उसको जो रिकॉग्नाइज करता है इम्यून सिस्टम एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो लॉस्ट हो चुकी है। तो भाई लॉस्ट क्यों हुए, क्यों लॉस्ट हुई है? मैंने फिर बोला कि एक्सपेरिमेंटल फैक्ट तो किसी के पास है नहीं, तो कहते हैं कि जेनेटिक रीजन की वजह से ये लॉस हो सकती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होता है, जो मॉलिक्यूलर लेवल पे काम चलता है, वो सारे मोस्टली जेनेटिक लेवल पे ही सारा रिसर्च फाइंडिंग होता है। तो हो सकता है कि जेनेटिक लेवल पे कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, कोई रिसेप्टर्स वगैरह ना बन पा रहे हो जो सेल्फ नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज करने में काम आता हो।
तो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, मेमोरी सॉरी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सेल्फ नॉन सेल्फ, ये प्रॉपर्टी लॉस हो सकती है। दूसरा, कोई अगर ड्रग एडिक्ट है, कोई ड्रग एडिक्ट के केस में कोई हार्मफुल केमिकल्स इन रिसेप्टर्स को जाकर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कौन सा रिसेप्टर किसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं किसी को नहीं पता है, यही तो फाइंडिंग चल रहा है, पता नहीं है क्या हो रहा है, बट अंदाजा है कि शायद ऐसा कुछ होता होगा कि नॉन सेल्फ को रिकॉग्नाइज करने वाले रिसेप्टर्स जेनेटिक काउज की वजह से बन ही नहीं पा रहे होंगे, एक तो ये। दूसरा, किसी हार्मफुल केमिकल्स ड्रग्स वगैरह की वजह से डिस्ट्रॉय होगा। तो एक तो ये थ्योरी बोलती है क्या कि सेल्फ नॉन सेल्फ के बीच में जो पहचानने की प्रॉपर्टी है क्वांटिटी की, वो लॉस्ट हो चुकी है, एक ही हाइपोथेसिस है। दूसरी हाइपोथेसिस ये कहती है कि शायद टी सप्रेसर का रोल इनहिबिट हो चुका है। याद करो मैंने 4 टाइप के टी लिम्फोसाइट बताया, टी हेल्पर, टी किलर, टी मेमोरी, टी सप्रेसर। टी सप्रेसर का क्या काम था याद करो। टी सप्रेसर का काम था, अगर हमारे बॉडी में कोई इम्यून सिस्टम आया, मतलब कोई इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ है किसी पैथोजन के खिलाफ, तो वो जो बॉडी में जो इम्यून सिस्टम में जो टी सप्रेसर है वो उसको इनएक्टिवेट करे। चलो मैं इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज करो आप कॉलेज जाओगे तो वहां पे ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगा। सपोज करो आपका गैंग है ये, ठीक है, योर गैंग, ठीक है, और ये मान लो योर एंटी गैंग, ठीक है। कॉलेज में गैंग में बनाओगे जाओगे तो ठीक है, चलो डिपेंड करता है कि पीटोगे या पिटाए जाओगे, ठीक है। हाँ, क्या विषय क्या लगता है, पिटाए जाओगे या पीटोगे? उम्मीद तब पिटाए जाओगे, ठीक है। तो ये जो गैंग बनता है ना कॉलेज में, योर तुम्हारा गैंग या एंटी गैंग, क्या होता है इसमें? इसमें कुछ होशियार लोग होते हैं, हम टाइप के लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मारपीट में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सपोज करो कि जो मेरा गैंग है इसमें कोई ऐसा बंदा है एक्स पर्सन, वो किसी दिन मेरे साथ जा रहा है, सपोज करो वाई मैं हूं, तो हम दोनों साथ में जा रहे हैं। अब हमारे एंटी गैंग का कोई बंदा दिख गया हमें, सपोज करो ए है, वो दिख गया, और इस ए का एक्स के साथ पुरानी दुश्मनी चल रही थी किसी भी मैटर को लेके। कॉलेज में बहुत सारे मैटर होते रहते हैं, इन दोनों के बीच में पुरानी दुश्मनी चल रही थी। अब इसको एक्स और वाई दोनों एक आमने सामने आए और दोनों में हो गया स्टार्ट। अनफॉर्चुनेटली एक्स ज्यादा पावरफुल था, ये ए को मार सकता था आराम से, तो एक्स तुरंत चालू कर दिया, लात घुसे चालू है, ए की धुलाई हो रही है। फिर ए के कई सारे दोस्त आ गए, बी आ गए, सी आ गए, सबकी कुटाई अकेले एक्स कर रहा है। मैं साइड में बस क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। मैं डायरेक्ट उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया हूँ, लेकिन मैं इस गैंग का हिस्सा जरूर हूँ, तो मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं इस गैंग का प्रोटेक्शन करूं। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मैं एबीसी से डायरेक्ट पंगा लूं, लेकिन मैं इस गैंग का हिस्सा हूं, ये सच बात है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इन सबसे डायरेक्ट पंगा लूं। लेकिन अब मैं ये भी जान रहा हूं कि ये एक्स जो हमारे गैंग का मेंबर है, ये अकेले सफिशिएंट है, एबीसी सबसे लड़ लेगा। लेकिन जब ये ए से लड़ रहा था तब तो थोड़ा बहुत हाइपर था, मतलब थोड़ा बहुत एक्शन में था। फिर बी सामने आया, उसको और गुस्सा आया, और एक्शन में आया। फिर ये बी सामने आया, और तो फिर मेरे को लगा ये एक्स कुछ ज्यादा ही एक्शन में आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ए बी सी इसको निपटाने के चक्कर में एक्स अपने ही खुद का नुकसान कर दे। लेकिन अगर इसका खुद का नुकसान होगा तो मेरे गैंग का एक बंदा का नुकसान हो जाएगा। तो मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं वहां जाके एक्स को बोलूंगा छोड़ दे भाई, मार लिया, खत्म कर, लड़ाई खत्म कर। मैं ए बी सी को भी समझाऊंगा, जाओ। हालांकि उनको पहले मैंने पिटने दिया है, मैं चाहता तो ये स्टार्टिंग में ये लड़ाई खत्म करवा सकता था। अगर ये मैं स्टार्टिंग में खत्म करवा देता तो फिर मैं अपने गैंग के फेवर में किया ही क्या। मैंने स्टार्टिंग में खत्म नहीं करवाया, मैंने कहा थोड़े पिटने दो, वो हमारे एंटी गैंग है, पिटने दो उनको। इसको पिट दिया, फिर मुझे लगा एक्स कुछ ज्यादा ही एक्शन में जा रहा है, ये खुद का नुकसान कर सकता है, तो मैंने वाई मैं हूं, मैं इसको एक्स को समझा रहा हूँ भाई मत कर, छोड़ दे, हो गया, बहुत पिट लिया। ए बी सी डी को भी समझा, जा फिर दोबारा पिटना होगा तब आना, जाओ निकलो। तो वो लोग निकल गए। तो कुल मिला के मैं यहाँ पे क्या हूँ, मैं हूँ टी सप्रेसर, और ये एक्स क्या है, ये है टी किलर। टी किलर, आपको पता है टी किलर बॉडी में धू 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 रिलीज करता है क्या, परफोरेंस, और जाके सेल को मारता। मेरे को ऐसा लगा कि ये टी किलर कहीं ऐसा ना हो कि एक्सेस परफोरेंस क्रिएट करे और वो हमारे ही बॉडी सेल्स को हार्म कर दे। तो टी सप्रेसर का क्या रोल है, इम्यून सिस्टम को अंडर द चेक रखना। अब एक हाइपोथेसिस क्या कहती है कि सपोज करो कल को टी सप्रेसर क्या हो जाए, किसी भी कारण से बीमार पड़ जाए, नहीं आया, मैं नहीं आ पाया कल, तो बताओ कल को अगर मैं इस एक्स के साथ नहीं जा पाऊं और इसको एबीसीडी का सामना हो जाए,
तो क्या एक्स उसको मारते मारते खुद का भी नुकसान कर लेगा कि नहीं कर लेगा? अगर ज्यादा एक्शन में आ गया तो बिल्कुल कर लेगा। और ऐसा तब होगा, ऐसा तब होगा जब ये वाई उसके साथ नहीं जाएगा, मतलब टी सप्रेसर नहीं रहेगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि टी सप्रेसर बीमार पड़ गए, तरीके से ही समझो कहानी में, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि टी सप्रेसर इनएक्टिवेट हो चुका है या उसके नंबर कम है, काउंट कम है ब्लड में, बॉडी में। तो हो सकता है जो हमारा इम्यून सिस्टम किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए एक्टिवेट हुआ था, कुछ ज्यादा ही एक्टिवेट होता चला गया और हमारे बॉडी को हार्म कर गया। एक ये हाइपोथेसिस देते हैं, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। एक थ्योरी ये बताती है कि जो थाइमस ग्लैंड है, क्या बोला मैंने, थाइमस ग्लैंड, एंडोक्राइन में पढ़ा है, याद है, थाइमस ग्लैंड, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, याद आ रहा है, टर्निंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। मैंने क्या बोला था कि एज बढ़ने के साथ साथ थाइमस ग्लैंड का डीजेनरेशन होता है, याद आ रहा है, एज बढ़ने के साथ साथ थाइमस ग्लैंड का डीजेनरेशन होता है, ठीक है। तो एट ओल्डर एज धीरे धीरे थाइमस ग्लैंड डीजेनरेट हो जाती है, दिस इज अ नेचुरल फिनोमेना। तो कुछ हाइपोथेसिस ये कहती है कि जिस पर्सन में एज बढ़ने के साथ थाइमस ग्लैंड डीजेनरेट नहीं हो पाती है, उस पर्सन के अंदर एक्सेसिव टी लिम्फोसाइट्स होता है, क्योंकि धीरे धीरे उसको डीजेनरेट करना था ताकि टी लिम्फोसाइट्स का काउंट एक लिमिट में रहे। लेकिन अगर थाइमस डीजेनरेट नहीं कर पाई, एक्सेस टी लिम्फोसाइट्स बॉडी में आएगा। अब बताओ, एक्सेस आएगा तो तबाही तो मचाएगा नहीं, फॉरेन के अलावा हमारे बॉडी पे भी अटैक करने लगेगा। सो देयर आर 3 हाइपोथेसिस। क्या सही है क्या गलत है किसी को नहीं पता है, फिलहाल तो आप इसको सही मान के ही पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि गलत है ये बात भी तो नहीं पता है ना हमें, सही है ये भी नहीं पता, फिलहाल सही मान के पढ़ लेना। तो देयर आर 3 हाइपोथेसिस सपोर्टेड टू एक्सप्लेन दैट। बाकी एटियोलॉजी नहीं पता है, मॉलिक्यूलर काउज नहीं पता, तो ये तीनों बातें मैंने यहाँ लिख दिया, देख लो कि एटियोलॉजी हमें नहीं पता है, मॉलिक्यूलर काउज हमें नहीं पता है, लेकिन फिर भी हम 3 हाइपोथेसिस बताते हैं। फर्स्ट वन इज द कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसके पास 2 यूनिक प्रॉपर्टी है ना, मेमोरी और डिस्क्रिमिनेशन। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये समटाइम्स लॉस हो जाती है और उसी से होता है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। और ये लॉस होने का कारण बताते हैं जेनेटिक रीजन, ड्रग्स, रिएक्शन जो मिनिमम, ठीक है। देन सेकेंड का होता है इनएक्टिवेशन ऑफ टी सप्रेसर, या फिर उसका काउंट कम हो जाना। और थर्ड है नो डिजनरेशन ऑफ थाइमस इवन एट द ओल्डर एज। सो देयर आर 3 हाइपोथेसिस। अब मैं बता रहा हूं कि ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपको अपने पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा। देयर आर वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स। भाई साहब एग्जांपल के बहुत सारे लाइन लगे पड़े, मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपके सिलेबस में। तो मैं आपको कौन कौन से पढ़ाऊंगा, मैं आपको टोटल 9 ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पढ़ाऊंगा। तो मैंने उसका एक लिस्ट बना दिया है, मैं आपको इसमें कौन कौन पढ़ाऊंगा, मैंने कुछ पढ़ाया भी है, ठीक है। मैं याद दिलाता हूँ कौन सा पढ़ाया हूँ। सबसे पहला मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ माइस्थीनिया ग्रेविस। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कोई बताएगा कहाँ? माइस्थीनिया ग्रेविस में पढ़ा चुका हूँ, याद करो, हाल ही में पढ़ाया। किस चैप्टर में पढ़ाया मैं बता दो। बहुत अच्छा, जब ये याद नहीं है तो क्या पढ़ते हो? मस्कुलर सिस्टम में पढ़ाया था, मस्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर, माइस्थीनिया ग्रेविस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। वैसे आज इसकी हम डिटेल चर्चा भी करेंगे अभी। देन परनीसियस एनीमिया, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। अब इसके बारे में को बताएगा ये कहाँ पढ़ाया हूँ? ये मैं पढ़ाया हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम, जिन्होंने पढ़ा उनको याद होगा। परनीसियस एनीमिया, डाइजेस्टिव सिस्टम, वैसे इसको भी मैं अभी बात करूंगा दोबारा। रिमेटॉइड आर्थराइटिस भी मैं पढ़ा चुका हूँ। चलो ये बता दो कहाँ पढ़ाया हूँ, कहाँ पढ़ाया? सर्कुलेटरी सिस्टम, नो, स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम डिसऑर्डर, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, जॉइंट का प्रॉब्लम। देन हैशिमोटो डिजीज, ग्रेव्स डिजीज, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1, ये तीनों भी मैं पढ़ा चुका हूँ। किस चैप्टर में कोई बताएगा? तीनों एक ही चैप्टर में पढ़ाया हूँ, हिंट दे दिया। एंडोक्राइन सिस्टम, तीनों के तीनों एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ाया। और ये दोनों तो थाइमस से रिलेटेड है प्रॉब्लम, सॉरी थायराइड से, नॉट थाइमस, थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और ये इंसुलिन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे मैं सबका चर्चा कर दूंगा अभी थोड़ा बहुत,
नेक्स्ट मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, ये बताओ कहाँ पढ़ा है? नर्वस सिस्टम। तो ये जो 7 टाइप्स के यहाँ पे लिखे हुए हैं ये मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम इसका चर्चा करेंगे, थोड़ा सा हाई लेवल पे करेंगे, ठीक है? चलो ठीक है, तो इसका तो चर्चा हम कर लेंगे। अब आते हैं, ये दो डिसऑर्डर है, विटिलिगो और सोरासिस, इसको सोरासिस कहते हैं, ठीक है? ये आपके नोट्स में नहीं है, ऐड कर लेना, ठीक है? ये दो ऐड कर लेना। बात करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ होता है। विटिलिगो में प्रॉब्लम होता है एक्चुअली, इसमें एंटीबॉडी बन जाता है, इसमें एंटीबॉडी बन जाता है अगेंस्ट, एंटीबॉडी अगेंस्ट मेलेनोसाइट। मेलेनोसाइट को बतागा, मेलेनोसाइट किस ऑर्गेन का सेल होता है? स्किन का। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मेलेनोसाइट ऑफ स्किन। चलो ठीक है, अब मैं इसमें बता दूं, जो सोरासिस होता है इसमें भी जो प्रॉब्लम होता है स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, और बाद में अगर सीवियर केस हो जाए तो ज्वाइंट में भी प्रॉब्लम आ जाता है बाद में, लेटर ऑन। इसको मैं थोड़ा डेप्थ में लेके नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसमें अलग टाइप का और भी प्रॉब्लम है, ठीक है? आप इतना ध्यान रखो कि इसमें स्किन और ज्वाइंट दोनों में प्रॉब्लम होता है। चलो अब पहले मैं ये बता दूं कि दोनों को आप कैसे पहचानोगे कि विटिलिगो है या फिर सोरासिस है, ठीक है? जिस पर्सन के अंदर मेलानोसाइट होता है तो मेलानोसाइट के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन चुका है, मेलानोसाइट क्या हो जाती है? मेलानोसाइट डेस्ट्रॉयड। अब मुझे बताओ, अगर मेलानोसाइट डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो मेलानिन पिगमेंट प्रॉपर बन पाएगा? नो, मेलानिन पिगमेंट का कमी हो जाएगा, मेलानिन पिगमेंट क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी हो जाएगा, क्योंकि मेलानोसाइट ही बनाता है ना मेलानिन पिगमेंट। अब मुझे बताओ, अगर मेलानिन पिगमेंट नहीं मिलेगा तो आपके स्किन का जो भी कलर है, ब्राउन है, थोड़ा सा डार्किश है, क्या ये कलर दिख पाएगा? नो। तो क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताओ? व्हाइटिश स्किन अपीयर्स। हाँ, व्हाइटिश स्किन appears. This is the appearance of vitiligo. तो विटिलिगो में क्या हो गया, क्या मैं इसको बोल सकता हूं दिस इज द केस ऑफ ल्यूकोडर्मा? आप पढ़ोगे थोड़ा मेडिकल कॉलेज में, एक टर्म पढ़ोगे ल्यूकोडर्मा। ल्यूको का मतलब क्या होता है बोलो? ल्यूको का डर्मा होता, ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, और डर्मा का मतलब क्या होता है? स्किन। तो व्हाइटिश स्किन हो जाएगा, व्हाइट स्किन हो जाएगा। सुनना एक बात मैं आपको बता देता हूँ, विटिलिगो का मतलब विटिलिगो एक कारण है ल्यूकोडर्मा का। ल्यूकोडर्मा एक ब्रॉड टर्म है, स्किन व्हाइट कई केसेस में हो सकती है, मेलानिन पिगमेंट की डेफिशिएंसी कई केसेस में हो सकती है, एक काउज है विटिलिगो। ल्यूकोडर्मा बड़ा टर्म है, ल्यूकोडर्मा कई कारण से होता है। अभी मैं अगला डिजीज बताऊंगा सोरासिस, उसमें भी ल्यूकोडर्मा होता है, उसमें भी स्किन का ही प्रॉब्लम है। तो ल्यूकोडर्मा एक कॉमन टर्म है, अगर कभी आपको कहीं देखने को मिल जाए तो समझ जाना कि व्हाइटिश स्किन का अपीयर होना, ठीक है? ऐसे थोड़ा सा जो स्किन है उस टाइप से बन जाएगी, ठीक है? इरेगुलर व्हाइटिश कलर का अपीयरेंस आने लगेगा, तो दिस इज विटिलिगो। चलो अभी मैं ट्रीटमेंट बात करूंगा, अभी मैं कॉमन ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। अब बात करते हैं किसमें, सोरासिस में। इसमें क्या होता है, इसमें भी स्किन व्हाइटिश हो जाता है, व्हाइटिश स्किन। देखो एक्चुअल में इसमें प्रॉब्लम किस किस चीज में पता है? इसमें जो स्किन जो व्हाइटिश हो रहा है उसका कारण क्या है? यहाँ पे वो कारण नहीं कि मेलानोसाइट डिस्ट्रॉय हो, स्किन का टर्नओवर होता है, स्किन का टर्नओवर होता है। मैं आपको जब टिश्यू पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा एनिमल टिश्यू में कि जो हमारे स्किन का जो सबसे ऊपर वाला लेयर है ना, वो डेड लेयर होता है, वो होता है क्रिटनाइज्ड टिश्यू, जिसका नाम होता है एस्ट्रेटम कार्नियम। क्या नाम होता है? एस्ट्रेटम, एस्ट्रेटम कार्नियम, ठीक है? तो ये एस्ट्रेटम कार्नियम है, डेड लेयर है। ये क्या होता है, लिविंग कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, स्किन के जस्ट नीचे लिविंग कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये क्या करता है, इससे बनता है, लिविंग कनेक्टिव टिश्यू से स्ट्रेटम कॉर्नियम बनता है। फिर वो स्किन के बाहर का बॉडी पार्ट है, आप उसको नहाते हो डेली, उसको आप उसके धीरे धीरे साथ क्या करते हो, रब करते हो, फिर ये लगातार बनाता रहता है, फिर ये डिस्ट्रॉय होता रहता है। तो ये टर्नओवर लगातार चलता है और ये जरूरी है। हमने कहा था, याद करो स्ट्रेटम कॉर्नियम आपका बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फिजिकल बैरियर, ये जरूरी है बाहर डेड लेयर को रखना, ठीक है? तो ये लिविंग टिश्यू लगातार क्या करती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम बनाती है और वो लगातार डिजनरेट होता है। तो इसका एक टर्नओवर होता है, इसका एक टर्नओवर नंबर होता है, ठीक है? टर्नओवर नंबर। तो क्या होता है सोरासिस के केस में,
ये टर्नओवर नंबर बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? सिरोसिस के केस में ये टर्नओवर नंबर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब मुझे बताओ अगर टर्नओवर नंबर बढ़ जाएगा तो ये स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर है, ये कैसा कलर का होता है जल्दी बताओ? व्हाइटिश, सॉरी आपके बॉडी के जो ऊपर है डार्किश कलर का ये अपीयरेंस, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, होता क्या है कि इस केस में अगर ये स्ट्रेटम कॉर्नियम का नंबर बढ़ जाए, अगर नंबर बढ़ जाए तो ये क्या करता है, बॉडी में जगह जगह पर जाके एक्यूमुलेट होने लगता है। एक बात बताओ, अगर ये जगह जगह पर जाके एक्यूमुलेट होने लगेगा तो हमारे बॉडी के अंदर जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है इस तरीके से लोकेटेड है कि हमारे जो स्किन के सेल्स हैं वो लगातार स्वेट भी रिलीज कर रहे हैं, टॉक्सिक मटेरियल रिलीज कर रहे हैं, इवन हमारे स्किन के कुछ सुपरफिशियल सेल्स इन्वायरमेंट से डायरेक्ट गैसेस एक्सचेंज भी कर रहे हैं। यस, दिस इज ट्रू। कई सारे स्किन सेल्स डायरेक्ट इन्वायरमेंटल एक्सचेंज भी कर रहे हैं, गैस एक्सचेंज भी कर रहे हैं। तो क्या उस सेल्स को प्रॉब्लम आएगी? बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी। तो इसका मतलब उसमें कुछ मेलानोसाइट सेल भी होगा, वो भी चपेट में आएगा। यस और नो? वो भी चपेट में आएगा। तो बताओ क्या इसमें भी व्हाइटिश स्किन देखने को मिलेगा? यस, इसमें भी व्हाइटिश स्किन देखने को मिलेगा। तो इसमें भी ल्यूकोडर्मा होगा, इसमें भी ल्यूकोडर्मा होगा। मैं लिख देता हूँ, सिरोसिस इज आल्सो अ टाइप केस ऑफ ल्यूकोडर्मा। लेकिन इसमें ल्यूकोडर्मा मेन चीज नहीं है, इसमें मेन चीज क्या है कि टर्नओवर नंबर बढ़ गया है। अच्छा, इसमें और क्या होगा? तो स्ट्रेटम कॉर्नियम का नंबर बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे बॉडी पे जगह जगह पे क्या करेगा, जगह कलेक्शंस बनाने लगेगा। कैसे पता है? जैसे मगरमच्छ के बॉडी पे आप देखोगे काला 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 कैसे कैसे डॉट होता है, स्पॉट होता है। तो अगर ये पर्सन के बॉडी, किसी पर्सन को सीवियर सरोसिस हो चुका है, उसकी पूरी बॉडी मगरमच्छ टाइप की देखने की लगेगी। आप देख नहीं पाओगे, उसको डर लग जाएगा आपको। जिसको सीवियर केस हो चुका है, पूरी बॉडी एकदम देखने लगेगा मगरमच्छ का बॉडी है, खतरनाक टाइप का लगेगा। सीवियर केस ऑफ सरोसिस में ऐसा होता है। और अगर फिर भी ट्रीटमेंट नहीं कराया बंदे ने अच्छे से प्रॉपर, तो फिर उसको ज्वाइंट में भी प्रॉब्लम आती है। अब मैं उसमें डेप्थ में नहीं घुस रहा हूँ, बस आपको क्या करना है, इतना बात इंफॉर्मेशन लिख लेना है। तो एक बात लिख लो, मगरमच्छ जैसा अपीयरेंस, ठीक है। स्किन अपीयर्स एज व्हाट? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, ठीक है, उसके जैसा देखने को लगता है, डरावना थोड़ा सा, ठीक है। सो ये दो टाइप है, विटिलिगो और सरोसिस से नोट्स में नहीं ऐड कर लेना, ठीक है। चलो अब मैं अगले मीटिंग में इन सभी डिसऑर्डर को एक एक करके लूंगा, इसको पहले स्क्रीनशॉट दो। विटिलिगो सरोसिस ऐड कर लो नोट्स में। अब आप बोलोगे सर आउट ऑफ सिलेबस तो कई सारे डिसऑर्डर हैं, तो फिर आप यही दोनों क्यों पढ़ा रहे हो, विटिलिगो और सरोसिस छांट के लाए हो अलग से? इसलिए क्योंकि नीट में 2018 या 17 में आया था क्वेश्चन, मतलब उस टाइम ये आईपीएमटी होता था, नहीं आईपीएमटी का उस टाइम तो नीट हो गया था ना। एक क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था भाई उस टाइम? उस टाइम क्वेश्चन आया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, और ऑप्शन था, बता रहा हूँ 4 ऑप्शन था। चलो मैं यही ऑप्शन लिखता हूँ ताकि आप देख के कम से कम सही बना लो क्वेश्चन। यहाँ पे लिख दूं 4 ऑप्शन। नॉट बोला था तो उसमें एक ऑप्शन था माइस्थीमिया ग्रेविस, शॉर्ट में लिख दूं माइस्थीमिया ग्रेविस एमजी। एक था विटिलिगो, विटिलिगो, और एक था सरोसिस, और एक था एल्जाइमर। अब मुझे बताओ कि इसमें से कौन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है? ऑप्शन बताओ। एल्जाइमर। अब समझ में आया कि मैं ये दोनों क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों पहले एग्जाम में ऑप्शन में आ चुका है, विटिलिगो और सरोसिस। अब आप बोलोगे एल्जाइमर के बारे में क्या है सर, एल्जाइमर नहीं पढ़ा रहे? एल्जाइमर इज नॉट ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, दिस इज अ नर्वस डिसऑर्डर। और इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत चर्चा किया है, नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है ना, ओल्डर एज में क्या होता है, जो ओल्डर एज में ही ज्यादातर देखने को मिलता है 40-45 साल में। तो ओल्डर एज में क्या होता है, नर्वस सिस्टम का डिफेक्ट होता है, और इसमें जो सिम्टम्स वगैरह होते हैं, पर्सन अपने जो ग्रे मैटर में प्रॉब्लम होता है। इवन एल्जाइमर का भी जो रिसर्च होता है हमारी यूनिवर्सिटी में, इसका भी एक सेपरेट लैब है, एल्जाइमर पर रिसर्च चल रहा है, ठीक है। और बहुत बड़े बड़े फाइंडिंग्स इस लैब से आया हुआ है, ठीक है, एल्जाइमर से। तो एल्जाइमर्स में क्या होता है कि पर्सन जो होता है ओल्डर एज में चीजों को भूलने लगता है, जैसे उसको खुद का नाम पता नहीं होता है। मान लो कि अगर
अभी जस्ट उसने मान लो कि मैं कॉफी पी रहा हूँ और कॉफी पी के अभी जस्ट बगल में मैंने कप रखा है, उस तुरंत भूल जाएगा कि मैंने कप कहाँ रखा। इवन उसको घर का एड्रेस पता नहीं होता, घर से बाहर निकल जाए घर का रास्ता भूल जाएगा, खुद का नाम पता नहीं है, खुद का घर का एड्रेस नहीं पता है, कहाँ पे है, नाम रास्ता नहीं पता है। ऐसे पर्सन का बड़ा केयरिंग करना पड़ता है, बॉडी में जीपीएस लगा दो, जहां जाएगा फिर पता कर लेंगे ढूंढने के लिए। तो ये अल्जाइमर नर्वस डिसऑर्डर है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है, और ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, ओल्डर एज में ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो इसका इसलिए मैंने बता दिया विटिलिगो और सोरोसिस, क्योंकि ये पहले आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, नाउ अब मैं एक एक करके इन सभी डिसऑर्डर के बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन जितने भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैं इन सभी का मैं एक कॉमन ट्रीटमेंट अगर बोलना चाहूं तो आप खुद दिमाग लगाओ कि मैं कॉमन ट्रीटमेंट के तौर पे क्या बोल सकता हूं, दिमाग लगा के बताओ। अब काउज आपको पता है, देखो 3 काउज आपके सामने, 3 काउज आपके सामने। तो मैं अगर मैं एक ओवरव्यू में कॉमन ट्रीटमेंट बोलूं तो क्या बोल सकता हूं, सोच के बताओ। देखो इसके पीछे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, अगर सेल्फ नॉन सेल्फ पहचानने की एबिलिटी गई, इसका ट्रीटमेंट तो आप अभी तक, जब आपको उसका मॉलिक्यूलर लेवल ही नहीं पता है तो आप क्या ही ट्रीटमेंट ढूंढ दोगे, है मॉलिक्यूलर लेवल पहले पता होने दो, फिर ट्रीटमेंट भी हम ही लोग बताएंगे, डॉक्टर्स को फॉलो करेंगे। तो पहले एक बार रीजन तो पता करने दो ये होता क्यों है। चलो टी सप्रेसर और थाइमस की जो थ्योरी है, अगर ये थ्योरी थोड़ी बहुत सच भी है, मान ये सच है थोड़ी बहुत, लेकिन इसका एक्यूरेट रिसर्च फाइंडिंग नहीं है, लेकिन ये थ्योरी सच है, आने वाले टाइम में प्रूव भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपको क्या लग रहा है कि थाइमस ग्लैंड का डीजनरेट होना जरूरी था और टी सप्रेसर का रहना जरूरी था, तो एक बात बताओ, अगर टी सप्रेसर का रहना जरूरी था और वो चला गया तो इसमें तो हमें ट्रीटमेंट क्या ही दे पाएंगे, संभव नहीं है ना कुछ देना। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ, अगर थाइमस चला गया तो क्या हो रहा है, अदर लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, उसका एक्टिविटी बढ़ गया है कि घट गया, बोलो जल्दी बोलो। बढ़ गया है। बढ़ गया है, तो मुझे बताओ क्या मैं इस पर्सन को इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दे सकता हूँ, यस और नो? तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट के साथ बाइंड करके क्या करे, उसको टेम्परली इनएक्टिवेट करके रखे, और ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, सब है टेम्परेरी ट्रीटमेंट, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दीजिए। अच्छा बताओ, एक कारण मतलब एक ट्रीटमेंट में क्या ये भी कर सकता हूँ कि उसके थाइमस ग्लैंड को रिमूव कर दूं, यदि ओल्डर एज में अभी भी थाइमस ग्लैंड रह गया है तो क्या मैं थाइमस ग्लैंड का रिमूवल करके भी एक हद तक चीजों को ठीक कर सकता हूँ, यस और नो? तो ये तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स का देना, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स का देना और थाइमस ग्लैंड का रिमूवल, ये तो एक कॉमन ट्रीटमेंट होगा ऑल काइंड ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, अगर ये पॉसिबल है तो कर देंगे। लेकिन फिर अलग अलग डिसऑर्डर का अलग अलग ट्रीटमेंट है, जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस का अलग ट्रीटमेंट अभी बात करेंगे, पर्नीशियस एनीमिया का अलग है, रेमेटाइड आर्थराइटिस का अलग है, हैशिमोटो डिजीज में अलग है, ग्रेव्स डिजीज में अलग है, डायबिटीज मेलाइटस में टाइप 1 में अलग है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में अलग है, विटिलिगो और सोरोसिस में भी अलग ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो हम इन सब में थोड़ा बहुत अभी ट्रीटमेंट की बात कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इन सभी में कॉमन ट्रीटमेंट ये है क्या कि आप इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दे सकते हो और थाइमस ग्लैंड का रिमूवल कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो अपने नोट्स में यहाँ पे ये बातें ऐड कर सकते हो, कहाँ पे, इसको तो मिटा ही देना क्योंकि इसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन आगे मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो आप यहीं पे लिख सकते हो कॉमन ट्रीटमेंट। कॉमन ट्रीटमेंट क्या होगा, कॉमन ट्रीटमेंट पहला इम्यूनो मतलब कि इंट्रोडक्शन ऑफ, मतलब कि बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करना, या फिर ऐसे लिख दो ना इंजेक्शन ऑफ, अरे जैसे भी देना है, डिलीवरी ऑफ जो भी है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, और दूसरा क्या लिख लेना, रिमूवल ऑफ थाइमस ग्लैंड, अभी मैं लिख दूंगा परमानेंट मार्कर से, थाइमस ग्लैंड इफ लेफ्ट इवन एट ओल्डर एज। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉमन ट्रीटमेंट, बाकी अलग अलग डिजीज में अलग अलग ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक सारी बातें पढ़ लो और एक बार ये टेबल याद कर लो एटलीस्ट कि ये सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, बाकी अभी अगले मीटिंग में मैं एक एक करके सबको पढ़ाऊंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है सृष्टि? नो सर। अभिषेक? नो सर। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में। अभी